आज हम दादी माँ यह पाठ के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक है शिव प्रसाद सिंह, जिनका जीवन परिचय मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ये एक हिंदी के महान लेखक है। देखिए, पाठ जो है हमारा दादी माँ, इसका सारांश मैं आपको बता दूँ कि लेखक द्वारा लिखी गई यह कहानी है। यह लिखने का उद्देश्य यह है कि जीवन की ऐसी मधुर यादें होती है जो कभी भी नहीं भूलती, और कई यादें हमें प्रेरणा देती है। इस पाठ से भी यही सीख मिलती है कि जब लेखक को अपनी दादी की मृत्यु का संदेश मिलता है तो वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है जो दादी के साथ जुड़ी थी। चलिए पाठ देखते हैं। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। प्रायः यानी अक्सर, अनमना सा का मतलब है बेचैन। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। देखिए, जब गर्मी की छुट्टियां होती है उस समय हम गांव जाते हैं, दादी के यहाँ जाते हैं, नानी के यहाँ जाते हैं। उस समय वहाँ पर हमसे जुड़े हुए जो मित्र हैं हमारे, वह आने के लिए प्रेरणा देते हैं, बुलाते हैं कि आइए, आओ, छुट्टियों में हम खेलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। सब कुछ योजना बनाकर बुलाते हैं, सूचना देते हैं, समाचार देते हैं कि छुट्टियाँ आई हुई है, तुम आओ। और क्या करते हैं, पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं, यानी डरपोक, पीछे कुछ भी बातें करते हैं, ऐसा कवि लेखक यहाँ पर कह रहे हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। लेखक यह कह रहे हैं, मित्र जो भी सोचते हैं सोचने दो, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पर बरबस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। बरबस यानी न चाहते हुए भी, धुंधली यानी अस्पष्ट। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, यह जो लेखक के मित्र हैं वह जो सोचते हैं सोचने दो, लेकिन मेरे सामने यानी लेखक के सामने मित्रों के अलावा किसी की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल और धुंधली छाया नाच उठती है। यह किसकी छाया है, देखेंगे हम आगे। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। देखिए, गांव में जब बारिश क्वार के दिन आते हैं, क्वार का महीना यानी अश्विन माह का महीना जिसे मार्च कहते हैं, तब पानी अगर होगा तो उसमें किस तरह गांव के चारों ओर पानी होने पर हिलोरे ले रहा है, और दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साये की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह जो मार्च का महीना आता है तब सिवान यानी बहाव के साथ जो मोथा और साई की अधगली घासें हैं, मोथा और साई यह घासों के नाम हैं जो खेतों में आते हैं। घेवर और बनप्याज की जड़ें, यह भी एक खेत की घास का ही प्रकार है। ऐसे नाना प्रकार की बरसाती, नाना यानी विविध प्रकार के जो बरसाती घासों के बीज हैं, सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जब पानी बह जाता है गांव में तो ऐसे जो भी घास है वह सड़कर उसके एक विचित्र गंध आती है, बदबू आती है। गंध यानी बदबू। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। देखिए, पानी जब भी जहाँ जहाँ जमता है वहाँ गांव के जो बच्चे हैं, लड़के हैं, वह उसमें कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। कौन सा भी मौसम हो, हर मौसम का आनंद लेना होता है, और उसमें बच्चे
इसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं, इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं। देखिए आषाढ़ माह में आम और जामुन होते हैं, लेकिन वह नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं। यहाँ पर और कवि कहते हैं कि चिवड़ा और गुड़ यह भी अगहन के माह में ना मिले तो भी कोई दुख नहीं होता है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि यह एक आनंद है जो आनंद लेने पर बहुत अच्छा लगता है। बाकी कुछ ना मिले लेकिन हमें इस झाग भरे जलाशय में कूदने को बहुत अच्छा लगता है। मैं भीतर ही हुड़क रहा था यानी क्या होता है, ठंड से कांपना, हुड़हुड़ना, ठंड से हुड़हुड़ी भरना। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की सी बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू। देखिए ज्वर यानी बुखार, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू यानी साबूदाना, जिसकी खिचड़ी हम बनाते हैं ना वह। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात के 12 बजे के बाद। देखिए रजाई पर रजाई यानी बहुत बुखार इतना हो गया कि उस वजह से ठंड लग रही थी। और हम लेखक जब बीमार था तब उसके आंग पर, शरीर पर रजाई डाली हुई थी जो गर्म थी, लेकिन वह 2-3 डालने पर भी उसे ठंड लग रही थी और इतना बुखार तेज़ हो गया कि रात के 12 बजे के बाद उतर गया वह। ठीक है, दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। लेखक यहाँ पर कह रहा है कि वही झाग वाले जल में वह नहाकर आई होगी, लेकिन यहाँ पर एक उद्देश्य के तौर पर दिया है। छोटे बच्चे जिस तरह झाग वाले जल में सड़क पर नहा रहे थे, कूद रहे थे, उसी तरह दादी माँ नहीं गई होगी। लेखक ने एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर दिया हुआ है कि वह नहा धोकर आई होगी। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। देखिए पतली दुबली थी वह, उसका शरीर पतला दुबला था और सफ़ेद किनारीहीन धोती। सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्देहा टपके हुए जल की शीतलता। सद्देहा का मतलब क्या होता है, अभी अभी, यानी जो दादी माँ के बाल है सफ़ेद बाल, सन यानी सूरज जैसे सफ़ेद बाल है, उसके ऊपर अभी अभी टपका हुआ कोई जल हो, वह किस तरह दिखता है, वह दिख रहा था। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोलकर किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। देखिए पुराने ज़माने में अंधविश्वास बहुत था, उसी तरह यहाँ पर दादी माँ ने क्या किया कि आंचल की गांठ खोली और जो अदृश्य शक्तिधारी यानी जो हम देख नहीं सकते ऐसा कुछ उसने उतार दिया। चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। चबूतरे जहाँ पर 4 रास्ते लगते हैं ना, वहाँ पर की मिट्टी उन्होंने थोड़ी सी लाकर मुंह में डाली और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती। देखिए लेखक की जो ज्वर से हालत हो गई थी बुखार से, उस वजह से दादी माँ उसकी सहायता और उसका ख्याल रखने के लिए क्या क्या कर रही है यहाँ पर। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाती। 20 बार यानी बहुत बार, बार बार छू छू कर यानी हाथ लगा कर ज्वर का अनुमान लगाते। अनुमान यानी अंदाज़ा, ज्वर यानी बुखार, कितना बुखार है, ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, यह वह बताती थी। हांडी में पानी आया कि नहीं। देखिए क्या है यहाँ पर, हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है,
ऐसे अनेक प्रश्न हैं। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यहाँ पर अगर लेखक बीमार है तो दादी माँ उनकी चिंता के लिए ऐसा क्यों हुआ होगा, क्यों बीमार पड़ा होगा, तो इसके बारे में अनेक प्रश्न पूछ रही है। जैसे हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं। उस बीमार है तो उसके इलाज के लिए खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है ना, यानी खिचड़ी अगर बनाई है तो उसमें दाल डाली है कि नहीं। कोई बीमार अगर घर में हो तो ऐसे बहुत सारे सवाल दादी माँ पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती थी। यानी सभी का ख्याल के तौर पर वह ऐसे बताती थी, लेकिन घर वालों को यह एक परेशानी के तौर पर ऐसा प्रश्न लगता था। लेकिन दादी माँ उसका तो काम वह करती ही थी। सभी परेशान होते हैं तो उसके लिए इलाज तो ढूंढना है, क्योंकि जो बूढ़े होते हैं उन्हें ज़्यादा जानकारी होती है और जानकारी होने की वजह से वह उससे जुड़े हुए अनेक प्रश्न सामने उपस्थित करते हैं जब तक उसका हल ना मिले। तो देखिए यहाँ पर दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। यहाँ पर जो गांव है वहाँ की बहुत सारे गवई गांव यह गांव का नाम दिया हुआ है। वहाँ पर की बहुत सारी 50 किस्म की, यहाँ पर सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया हुआ है 50 किस्म की दवाई, यानी इसका अर्थ है कि बहुत सारे दवाइयों के नाम उसे पता थे, मालूम थे क्या करना चाहिए क्या नहीं। कोई बीमारी हो तो उसके लिए इलाज क्या करना चाहिए। पुराने ज़माने में वैद्य होते थे, उन्हें भी बहुत सारी जानकारी होती थी। और जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी देखिए बहुत सारी जानकारी होती है कि अगर कोई बीमारी हो तो क्या करना चाहिए। जिस तरह से कहते हैं ना दादी माँ का नुस्खा, तो इस तरह से दादी माँ बहुत सारी घरेलू दवाइयों के बारे में जानती थी, इसलिए उसे बहुत सारे दवाइयों के नाम पता थे, याद थे, मालूम थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। यहाँ पर देखिए यह सब बीमारियों के नाम हैं। मलेरिया, सरसाम यानी ज़्यादा बुखार होने पर जैसे हम कांप जाते हैं ना, उसे सन्नीपात भी कहते हैं। यह एक रोग है तो उसे सरसाम भी कहा जाता है। और मलेरिया, सरसाम, निमोनिया यह सब बुखार के अलग अलग प्रकार हैं जिसमें बहुत बुखार होता है। इसका सब अनुमान यानी अंदाज से विश्वास के साथ वह सुनाती थी। भूत से लेकर, भूत यानी अभी तो हम अंधविश्वास को नहीं मानते, लेकिन पहले ज़माने में जो भूत प्रेत की बातें होती थी वह सब बातें भी वह करती थी, बोलती थी कि ऐसा हुआ तो नहीं, भूत का कोई बाधा तो नहीं हो गई। लेकिन अभी के ज़माने में यह सब अंधविश्वास है, इस पर कोई विचार नहीं करता। पहले ऐसा सब कुछ हो जाता था। हाथ छूकर, माथा छूकर, पेट छूकर बता देती थी किसको अगर कुछ हुआ हो क्या नहीं। गांव के सभी लोग भी उनके पास आते थे, पूछते थे कि दादी माँ क्या क्या नुस्खा होना चाहिए, क्या हुआ है, देखिए क्या करना है इस पर। और गांव के लोग उनके विचार से बहुत सारी बीमारी ठीक भी कर देते थे, क्योंकि दादी माँ को बहुत सारी जानकारी थी इस बारे में। दादी माँ उनकी सहायता भी कर देती थी। ऐसी महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। देखिए विषुचिका यानी हैजा, यह एक संक्रामक रोग है, उसकी जानकारी। महामारी यानी बहुत ही बड़ी बीमारी। उस दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। गुग्गल यह एक वृक्ष का नाम है जिसका औषधि वनस्पति होती है, इसलिए वहाँ पर उसको गुग्गल नाम यह दिया हुआ है। गुड़ मिश्रित जलधार जिसे हम शहद कहते हैं, तो वह भी यहाँ पर आ सकता है। धूप, और इस तरह से जो भी यहाँ पर नाम दिए हैं वह सब एक औषधि नाम है। वह सब क्या करती थी दादी माँ, रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद यह सब कुछ बना देती थी, किसी के इलाज के लिए, किसी की सहायता करने के लिए। सफाई कोई उनसे सीख ले,
दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। देखिए, दादी माँ सब जानकारी उन्हें पता थी कि किस तरह से कौन सी दवाई में क्या मिलाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, किसी को क्या देना है, शहद खत्म होने पर क्या करना चाहिए, सब कुछ वह बता देती थी। कोई दवा का इलाज भी वह खुद घरेलू बना देती थी। यह सब कुछ का यहाँ पर कहा गया है कि सफाई कोई उनसे सीख ले। यानी दादी माँ को सफाई बहुत पसंद थी और वह दवाई में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, यह सब कुछ वह जान लेती थी। चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते। चादर आपको पता है, और गिलाफ का मतलब है तकिए का खोल या कवर। ठीक है, तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। देखिए, लेखक को बुखार आता है, तब दादी माँ उसका पूरी तरह से मदद करती है, उसके बारे में ख्याल रखती है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज, मेस यानी जो खाना बनाते हैं उसे मेस कहते हैं ना, वह मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू यानी साबूदाना, बीमारी में ज़्यादातर हल्का अनाज दिया जाता है। तो यहाँ पर नौकर, लेखक के घर में नौकर जाकर थे, तो यहाँ पर नौकर लेखक को पानी दे जाता है। मेस महाराज खाने के लिए खिचड़ी या साबूदाना पका कर लाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं। नाड़ी देख जाने ने हाथ के जो हमारे देखते हैं ना, हार्ट बीट्स कितने हैं, वह देख जाते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। कुनैन मिक्सचर, कुनैन यह क्या है? मलेरिया है, एक ज्वर में दी जाने वाली कुनैन मलेरिया। इसमें जो दी जाने वाली कड़वी दवाई होती है, उसकी अगर कोई बुखार हो जाता है, किसी को तेज़ बुखार आने पर, कोई बीमारी होने पर, कुनैन मिक्सचर की एक दवाई है। आजकल जो दवाई के नाम है वैसे पहले नहीं थे। तो कुनैन मिक्सचर की एक जो दवाई होती है, कड़वी दवाई, उससे वह कौन दे जाते हैं? डॉक्टर साहब। और उनकी शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। यहाँ पर शीशी की तिताई यानी जो इंजेक्शन होता है ना, उस वजह से डर से बुखार भी भाग जाता है। तो यहाँ पर कहा है कि जो इंजेक्शन, तिताई का मतलब होता है भाव यानी अंदाज, जो इंजेक्शन का अंदाज होता है उसके डर से बुखार भी भाग जाता है, यानी बुखार हो जाता है ना वह। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कह रहे हैं कि ऐसे जो भी बुखार होते हैं, तो ऐसे बुखार को बुलाने का मन नहीं होता है, जो डॉक्टर साहब इसका इलाज करे। हाँ, लेकिन दादी माँ अगर करे तो अच्छा लगता है, और डॉक्टर साहब करे तो इसकी वजह से डर लगता है। आप सभी को यहाँ तक पाठ समझ में आया होगा। इसके आगे की जानकारी हम अगले हमारे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।